मुस्कान, आपका मुस्कान कुमारी, आपका पता चला मुझे, आपको थोड़ा दूर है, डिस्टेंस वाइज आपको थोड़ा दूर पड़ता है शायद, इसलिए आप नहीं आ पा रहे। ठीक है, कोई ना, हम बात करेंगे बाद में। ट्राई करना मुस्कान, आप है ना एटलीस्ट एक तो टेस्ट दो ऑफलाइन। ये से दूंगी, आने वाले बाकी सारे ऑफलाइन ही दूंगी। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट आप दोगे ना मुस्कान, तो हमें भी थोड़ा आइडिया लगेगा ना कि आपका क्या परफॉर्मेंस है ऑफलाइन टेस्ट में, और आप किन चीजों में लैग कर रहे हो, क्योंकि वाला दिया था कौन सा वाला दिया था? सर, लास्ट ऑफलाइन जो होता है ना वो दिया था। अच्छा, लास्ट वाला दिया था। हाँ, तो अभी ऑफलाइन अगर दे सकते हैं तो ऑफलाइन ही देना है। और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं दे सकते, ऑफलाइन से मतलब ये है कि आप हमारे सामने बैठ के पेपर दो, वो ऑफलाइन। बाकी तुम घर पे जो बैठ के दे रहे हो, वो भी एक तरह से ऑफलाइन ही है, राइट? तो उसमें आप ये कर सकते हो कि एक प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, ओएमआर का, और उसको यूज करो। कर रहा है कोई आप में से यूज ओएमआर वगैरह? यस सर। यस सर। कितने बच्चे हैं जो ओएमआर फिल करते हैं मैनुअली जब वो टेस्ट देते हैं? बस 3-4 बच्चे ही हैं। बाकी बच्चे कैसे दे रहे हैं पेपर? तुम लोग कैसे दे रहे हो पेपर? बाकी जो बच्चे हैं जो हाथ ऊपर नहीं किए, आप लोग कैसे डायरेक्ट ऐसे रफ में लिख के और फिर फिल कर देते हो क्या? वो तो बिल्कुल गलत तरीका है ना बच्चा, रफ में लिख के। रफ में अगर आप कर रहे हो सॉल्व, तो आपकी आदत बन जाएगी वैसे ही। ओएमआर बढ़ना भूल जाओगे पेपर में, या भूलोगे भी नहीं तो थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब से जितने भी पेपर हैं, आप सब लोगों को एक ओएमआर प्रिंट कर लो यार। मतलब वो जो फोटो कॉपी होती है ना, वो करनी है बस तो। ठीक है, और उसमें ही पेपर दिया करो। ट्राई करो जितना ज्यादा आपको आप एनवायरमेंट बना सको ना आपके पेपर का, जो आप नीट में देने वाले हो, उतना बना के पेपर, हेल्प मिलेगी उससे। क्या कोड था आपके पेपर का? 52-24 था शायद, किसी को याद है क्या? याद कैसे होगा पर तुम लोगों को, तुमने पेपर थोड़ी मिला है अभी, आप लोगों को मिल गया जो पेपर? नो सर। अच्छा, मैं एक चीज और नई चीज सोच रहा हूँ करने का ट्राई। तुम्हारा ये जो डिस्कशन वाला क्लास होता है, इसमें तुम लोग आते हो, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप लोगों को आते हैं। कुछ, सब लोगों के लिए नहीं बोल रहा, पर कुछ बच्चों को तो डेफिनेटली आते हैं। तो उनको फिर पूरी क्लास में बैठना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका डिस्कशन क्लास होगा ना, उसके पहले ही आपको मैं सोल्यूशन शीट प्रोवाइड करूँ। ठीक है? यस सर। आपको आपको हो सकता है कि अभी मिल नहीं रही हो, जहां तक मुझे अगर अभी नहीं मिल रही है किसी को, है ना, क्लास तक अभी मिली है किसी को सोल्यूशन शीट? नो सर। नहीं मिली ना? तो अगले टेस्ट में आई मेक श्योर कि आपको इवनिंग का डिस्कशन से पहले ही सोल्यूशन शीट मिल जाए, ताकि आप खुद से ही देख लो एक बार कौन कौन से सवाल आपको, क्योंकि होता है ना ऐसा, मेरे ख्याल से 70% क्वेश्चन तो सोल्यूशन देख के समझ में आ जाते हैं, इतनी तैयारी तो हो गई है तुम्हारी, है ना, यस। कि क्या गलती हुई है और कैसे कर सकते थे सवाल को। और डिस्कशन में केवल 10-20% ही जरूरत होती है सवाल की, तो उसमें क्या आपका टाइम बच जाएगा। आपको जरूरत लगेगी तो आप क्लास आओगे, वरना नहीं आओगे। और क्लास में भी आओगे तो आपको पता होगा कि कौन से सवाल पूछने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हुआ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी, पहला सबसे हो गया क्या? यस यस। सर। आवाज अब तक एक दो बच्चों को आ रही, सबको नहीं आ रही, मतलब तुमको डाउट नहीं है कोई, ये बोलना चाह रहे हो बेसिकली आप, क्योंकि किसी का जवाब नहीं आया है कि नहीं हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी सबको पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। यस। लीनियर की बात हो रही है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। और ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस सर। तो बस ये दो चीजें जो आपको यूज करनी थी, बाकी सब चीजें गिवन है। सवाल में सब चीजें गिवन है, यूनिट्स का ध्यान रखना है बस, है ना। यूनिट आप लोगे तो आपको जो जो आपको दिया हुआ है, वो आपको देखते हुए पुट करना है। वैसे तो इसमें मेरे ख्याल से कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं यूनिट की किसी चीज की, आप एज इट इज पुट कर सकते हो आई गेस। नहीं, है ना एक, हाँ मिलीमीटर है, उसको आप पुट कर दो मीटर। ठीक है, क्या यस आंसर आ सर। रहा है इसका? ए ऑप्शन। माइन ए ऑप्शन? ए ऑप्शन यस तो सर, नहीं ए आना आ रहा। चाहिए। देखो, मेरे को सोल्यूशन देखने दो, मेरे को याद नहीं है इसका आंसर कितना है।
सोल्यूशन में तो ये -6.7 वाला ऑप्शन मेंशन्ड है। सी ऑप्शन आया कि किसी का? कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ऐसा हो सकता है मुस्कान, सर हो सकता है ना? तो सोल्यूशन देखना एक बार, सॉल्व करने का तो मतलब है नहीं, समझ में तो आपको आ गया क्योंकि सवाल। है। यस तो सर। सोल्यूशन शीट देख के एक बार कैलकुलेशन मैच कर ले, हो सकता है आपका भी सही हो। ऐसा मैं कभी नहीं मानता कि किसी कोई भी चीज 100% गलत है, हो सकता है आपका सही है, सोल्यूशन गलत दे चांसेस है, बट एक बार कर लेना क्रॉस चेक, मोस्ट यस प्रोबेबली सही होगा ये सी ऑप्शन। अगला सवाल हुआ, Yes, sir. ठीक है भाई, ये आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कुछ भी मूव नहीं करता है। Yes, sir. एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है? स्टॉप। स्टॉप हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। Third up. सी ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डिपेंड करती है ना टेम्परेचर पे, Yes, sir. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर 0 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा टेम्परेचर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ से आएगी उस पार्टिकल में, ठीक है? तो स्टॉप हो जाएगा। थर्ड हुआ, No, sir. अब देखो मैं इसकी बात कर रहा था। अब ये सवाल है ना इतना इजी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत इजी सवाल है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? इस सवाल को देखने के बाद तुम बहुत देर तक तो ये सोचोगे कि इसमें अप्लाई करूं क्या, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। एक बात तो सबको समझ में आ गई होगी, जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आर इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा, Yes. यस सर। सर्किट का रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा, तभी जाके सवाल सॉल्व हो पाएगा, करंट वरंट पोटेंशियल वगैरह सब तभी निकलेंगे। लेकिन मैंने तुमको एक तरीका बताया था, जब भी सर्किट आए तो सबसे पहले पॉइंट्स पे ध्यान दो। पता नहीं आप लोगों ने क्यों अप्लाई नहीं करी वो फिलोसफी, वो आपने तरीका क्यों नहीं अप्लाई किया। आपको बस ये देखना था कि कौन से पॉइंट के बीच में क्या चीज दे रखी है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, डायग्राम देख के तो मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल ही कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, इतना दिख रहा है आपको? क्या आपको ऐसा अज्यूम, आपको 100% नहीं दिख रहा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा अजम्पशन तो कर पाओगे ना, इतना तो देख पा रहे होंगे आप कि ये सीरीज या पैरेलल में डायरेक्टली तो नहीं है ना? तो अगर ऐसा होता है कि सीरीज या पैरेलल में डायरेक्टली नहीं दिखता है कोई भी कॉम्बिनेशन, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि तुमको ट्राई करना है कि तुम व्हीटस्टोन ब्रिज बना पाओ उसको। और व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने में क्या दिक्कत है? हो सकता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो, तो अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ट्राई कर लेंगे। लेकिन ये तो सबसे कन्वीनियंट तरीका है ना, या नहीं है? Yes, सबसे sir. बढ़िया तरीका है ना, ये ट्राई करना था बेटा आपको। ए पॉइंट उठाया, बी पॉइंट उठाया, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड। तो ये लिखा मैंने ए पॉइंट, ये लिया मैंने बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में मैंने बना दी सेल री। जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उससे ए कनेक्टेड है और नेगेटिव पोटेंशियल से बी कनेक्टेड, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। Yes. अब ए पॉइंट कनेक्टेड है डी से और सी से, ये दिख रहा है सबको? Yes. ए Yes. पॉइंट कनेक्टेड है डी से और सी से, तो आपको पॉइंट गेम खेलना है पूरा। अब ए पॉइंट अगर डी और सी से कनेक्टेड है और सी आपका बी से भी कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी जाएगा यहाँ पे कहीं, है ना? ऐसे कुछ बनेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टैंडर्ड भी यही है, स्टैंडर्ड डायग्राम यही है। तो मैं जब ट्राई ही कर रहा हूँ, खुद से ट्राई कर रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए तो बढ़िया रहे, है ना? तो आपको ट्राई करना है कि आप उसी तरह से डायग्राम बनाने का ट्राई करो, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है कि एक डी पॉइंट है जो सी और ए से कनेक्टेड है, तो ये डी पॉइंट हो गया जो सी और ए से कनेक्टेड है, और सी पॉइंट है बी और डी से कनेक्टेड, तो सी दिख रहा है बी और डी से कनेक्टेड है, कैसे? ऐसे। अब बस सबकी वैल्यू पुट करनी, ए से सी के बीच में जो रजिस्टर है वो 2 ओम का है, दिख रहा है Yes. सबको? सी से बी के बीच में जो रजिस्टर है वो 4 ओम का, ए से डी के बीच में जो रजिस्टर है वो 4 ओम का है, और डी से बी के बीच में जो रजिस्टर है वो 8 ओम का। अब बताओ, ये 2/4 इक्वल्स टू 4/8 बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। Yes, यस sir. सर। तो ये क्या हो जाएगी? गैल्वेनोमीटर आर्म हो जाएगी ये। Yes. तो सी से डी के बीच में कितना है? 4 ओम। 4. ये जो 4 ओम वाला है रजिस्टर, इसमें करंट कितना होना चाहिए? 0 0. होना चाहिए।
सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट यूज करना था। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, करंट जीरो है, तो वीडी माइनस वीसी जीरो होना चाहिए, एक ही बात है। Yes. पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगी तभी तो करंट नहीं फ्लो करेगा, Yes, तो sir. ऑब्वियस सी बात। आर इक्वलेंट निकल जाएगा। आर इक्वलेंट पता है तुमको कैसे निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का? कैसे, क्या हो जाएगा ये? ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 12, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 4 ओम आ गया। Yes, आर sir. इक्वलेंट अगर 4 ओम आ गया तो बैटरी के द्वारा सप्लाई किया हुआ करंट जो तुमसे पूछा गया है सवाल में ऑप्शंस में, तो आप निकाल सकते हो 20 डिवाइड बाय 4। Yes, sir. आई आ कितना गया हो sir. जाएगा? 20 डिवाइड 5 बाय M. 5 एम्पियर आपका करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी या सेल। बैटरी से 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। Yes. समझ में आया सवाल अप्रोच कैसे करना? Yes. Yes, sir. सॉल्व तो तुम कर लोगे, सॉल्यूशन देख के भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने डिस्कशन थोड़ा ज्यादा इसलिए स्ट्रेच किया इसका, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सर्किट वाले सवाल है उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है आपको हमेशा। एक तो आप सिंप्लीफाई करो, जितना इजी सवाल को बना सकते हो उतना बनाओ। अगर करंट मुझे निकालना है तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा ना कि मेरा सिंपलर हो जाए सर्किट। अब सिंपल सर्किट बनाने का तरीका क्या है? या तो मुझे सीधे दिख जाए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर नहीं दिख रहे मुझे तो मैं सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का ट्राई करूंगा उसको। अगर नहीं भी बनेगा बेटा तो कुछ और ट्राई करेंगे, लेकिन जो चीज इजी है उसको ट्राई पहले करना जरूरी है ना, बनता है ना उसको करना। और बनाने का तरीका क्या है, या कोई भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? पॉइंट गेम, पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम यानी आपको नोड्स पकड़ने, नोड्स पकड़ने, ए पकड़ लिया, बी पकड़ लिया, सी डी, उससे इजी हो जाता है सर्किट बनाना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है भाई? अरे हाँ ना बोलो। फोर्थ, Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ सवाल हुआ, डाउट है किसी को? Yes, sir. आंसर बताना एक बार. हाँ आंसर पूछ लो करो, आंसर पूछ लिया करो। अगर डाउट नहीं भी है या डाउट है तो भी आंसर पूछ लिया करो, कुछ तो जवाब दो ऊपर, है ना? आपका आ रहा है तो आप अपना आंसर बता दो, वरना मुझसे पूछ लो। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहेगा So, अक्रॉस द प्लेट, क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है बेटा थ्रू आउट इसको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी। अब हम कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है जब भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, Yes, है ना? sir. अब उसके पास जो उसका कैपेसिटेंस बनता है, उसका जो भी कैपेसिटेंस है उसमें चेंजेस ला सकते हो आप। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो चेंजेस आ गए, है ना? डिस्टेंस चेंज कर दिया तो उनके बीच का सेपरेशन, उससे उससे कैपेसिटेंस बदल जाता है। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन तब जब आपकी बैटरी हट गई हो। और आपने जनरली देखा भी होगा बैटरी से चार्ज करके बैटरी हटा देते हैं, yes, sir. कैपेसिटेंस में चेंज तब आता है। तो ये तो तुम कॉमन सेंस की बात है ना बेटा। सोचो कोई भी डिवाइस को तुमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, कोई भी डिवाइस हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइस, इसको तुमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। अब ये जो बैटरी है ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी ना, कुछ ना कुछ मेंटेन Yes, करेगी ना sir. इस डिवाइस के अक्रॉस, हमेशा करेगी। Yes, sir. तो आप इसमें कुछ चेंजेस लाओ या मत लाओ, कैपेसिटेंस में चेंजेस ले आए आपने, डिस्टेंस सेपरेशन चेंज कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, कुछ भी चेंज करो आप, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा बैटरी जब तक लगी हुई है ना वो कांस्टेंट ही रखने वाली है, मेंटेन करके चलेगी। इस बात को आगे भी ध्यान रखो, Okay, sir. ठीक है? फोर्थ का आंसर क्या आने वाला है? सी C ऑप्शन। option. Sir, हाँ अगर बैटरी हटा देते तो फिर डिस्टेंस बढ़ाते तो तो फिर हाँ, पोटेंशियल कम होता. तो चेंज होता, फिर चेंजेस जो भी आने वाले थे वो आने वाले अपने, मतलब अकॉर्डिंगली जो भी आने वाले थे वो आते। Okay, sir. क्योंकि बेटा बैटरी करेगी क्या कि अगर मान लो तुमने कैपेसिटेंस में बदलाव लाया, मान लो तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तुमको पता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है ना? तुमको पता है सेपरेशन चेंज करते हो तो भी कैपेसिटेंस में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना? लेकिन जैसे ही वो चेंजेस आने लगेगी ना कैपेसिटेंस में, आपकी बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड कर देगी, बेसिकली चार्ज को कांस्टेंट रखेगी, है ना? चार्ज को हमेशा कांस्टेंट रखेगी, समझ रहे हो? कंपनसेट करती जाएगी वो हमेशा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे। क्या ये बात क्लियर है सब? Yes, sir. आगे चलिए, पांचवा Sir, क्या all of कांस्टेंट these. रहता है? अरे बाप, ए ऑप्शन बेटा ऑल ऑफ द अबव। कैसे गलत कर सकते हो इस सवाल को? मोमेंटम कंजर्व करने का पहला रूल यही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए, ये मैंने बताया तुमको।
कितनी बार बताया, अभी रोटेशन में ही पढ़ाया था ये। तभी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हो तुम। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है सिस्टम पे तो कौन सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हो, एंगुलर मोमेंटम Angular। कंजर्व करते हो। ये तो कल ही बताया बेटा, रोटेशन में पढ़ाया है। अच्छा आप या तो थे नहीं, पर हाँ पर फिर भी पता होना चाहिए था आपको ये, है ना। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है तो फोर्स तो जीरो होगा, जो होगा एक्सेलरेशन भी तो नहीं होगा जीरो, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा मतलब, है ना। यस सर केवल वेलोसिटी ही तो रहेगी कांस्टेंट। ठीक है भाई। यस सर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी जीरो है, ये पता है ना, बचपन में पढ़ा था हमने। यस एक्सेलरेशन जीरो होने का Yes। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। छठा, सिक्स क्वेश्चन आया, नो सर इसका सी ऑप्शन आंसर है। इसको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक तो एक्सटी ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो क्या सेटिस्फाई हो पा रही है क्या। अगर आप t इक्वल्स टू जीरो पुट करके देखते हो तो आपका x इक्वल्स टू जीरो आता है, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है आपका। लेकिन आप जब वैल्यूज बढ़ाओगे तो फिर ये किस हिसाब से चेंज होगा आपको वो देख। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो नहीं दिख रही ना बेटा। यस एक्स टी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, स्क्वायर का टर्म आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पैराबोला यस वगैरह कुछ बनना चाहिए, या जो भी बनेगा पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, है ना? तो इसलिए ए ऑप्शन तो गलत हो गया। समझ में आया, ए ऑप्शन यस तो गलत हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बनाना है ऑप्शन दूसरा, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, डी एक्स बाई डी टी, ये बन जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा वी नॉट प्लस ए टी। बोलो समझ में आया। ए टी क्यों हुआ, यस क्योंकि टू ए टी बना और डिवाइड बाई टू तो टू से टू बना। ठीक। अब ये तुम्हारा ग्राफ सिंपली बन रहा है वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। अब आपको दिखना चाहिए इसमें कि आप जब जीरो पुट करोगे टाइम को तो v इक्वल्स टू वी नॉट आ जाएगा, जो कि यस p में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है। p इक्वल्स टू वी नॉट एट t इक्वल्स टू जीरो पे आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी तो वी नॉट ही रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। गलत तो गलत है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होगी, एक्सेलरेशन एटी वाला है ना इसमें कॉम्पोनेंट एक, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट, बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ। हाँ जी, ओके कुछ डाउट नहीं, आगे चले। यस सर सातवां सवाल हो गया होगा यार, ये तो नहीं हुआ। यस सर हो गया बी और एक्स स्क्वायर दोनों का जो है डायमेंशन, ये मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है तो उसका सेम डायमेंशन होना चाहिए। बी और एक्स स्क्वायर का लेंथ का स्क्वायर, तो आप ए इंटू बी का डायमेंशन आपको निकालना है, ए का निकालो पहले, ठीक, और बी का आपको पता है एल स्क्वायर के बराबर डायमेंशन, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। एम की पावर -1 एल स्क्वायर टी आ रहा है आंसर, यस सर यही आया था एम की पावर -1 एल स्क्वायर टी, ऐसे जो है आंसर। ये सॉल्व कर लेना। अगला सवाल, आठवां। हो गया था बेटा इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जब बैंकिंग करते हैं ना हम रोड की, तो बेसिकली आपको दो फोर्सेस बैलेंस करने हैं, तो आपका जो बनेगा इसमें रिलेशन वो बनेगा टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अब इसमें एंगल का ध्यान रख लेना बस, ये टेन थीटा हॉरिजॉन्टल से आपको वर्टिकल से निकालना है, टेन थीटा अगर आप वर्टिकल से ले रहे हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज पुट कर। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है वो यही है कि जब आप बैलेंसिंग करोगे ना किसी पॉइंट पे, तो एक तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिल रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा ना एक तो, अरे हाँ ना बोलो भाई, और यस एक एम जी का कॉम्पोनेंट होगा कुछ ना कुछ। यस ठीक है, तो आपको दोनों बैलेंस करने, स्क्वायर अपॉन आर का कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, कॉस कॉम्पोनेंट, और mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि एक बॉडी है जो कि कुछ इंक्लाइंड है, ऐसे टेढ़ी बॉडी है, ऐसे इंक्लाइंड है ना बॉडी, अरे तभी तो वो सर्कल बना पाएगा। सीधा सीधा सर्कल कैसे बनाएगा, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन लेना पड़ेगा उसको वर्टिकल से। तो यस आपको सर अलोंग दिस पर्सन आपको फोर्सेस बैलेंस करने, एक तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा इसको, तभी सर्कल बना पा रहा है ये, उसका कंपोनेंट ले लेना, उसको बैलेंस करना किससे, एम जी साइन थीटा से। एम जी साइन थीटा आपका वेट का वो कंपोनेंट होगा जो कि जो एम बी स्क्वायर अपॉन आर का आपको मिल रहा है ना, फोर्स का जो कंपोनेंट मिल रहा है आपको,
उसको बैलेंस आउट करेगा, अदरवाइज सर्कल तो बन नहीं पाएगा, वो फिसल और जाएगा। समझ रहे हो? जब आप यस टेढ़े हो रहे हो, अगर आपका वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन मतलब आपकी वाई डायरेक्शन में, जिस जिस डायरेक्शन में आप टिल्टेड, उस डायरेक्शन में अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो आप सर्कल तो बनाने की दूर की बात है, आप गिर भी सकते हो, है ना? तो वो फोर्सेस बैलेंस करने पड़ेंगे आपको उस डायरेक्शन। तो वहां से आया ये tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये बैंकिंग ऑफ रोड वाले कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो कि जब गाड़ी टेढ़ी हो जाती है, उस गाड़ी को टर्न करवाने के लिए, कितना एंगल रखा जाता है, याद आ रहा है? पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट सर। कि जब ना गाड़ी को Yes. जब बैंक कर दिया जाता है तो उसको कितना एंगल पे बैंक करें, कितना ऊपर हाइट करें कि आपका गाड़ी टर्न कर जाए आराम से, वरना गिर जाएगा, वो नीचे स्लिप हो जाएगा या स्किडिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, यस सर। वो ही कॉन्सेप्ट यूज करना था। 9 सवाल, सर 9th इसका क्वेश्चन, आंसर 9th क्वेश्चन का आंसर जानना है। नहीं, 8th का। 10 इनवर्स 1/5 है इसका आंसर। यस सर, आ गया। सोल्यूशन देखना बाकी, जो भी है समझ में आ जाएगा। 9 सवाल, सर ये ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं होते जिसमें परसेंटेज बतानी होती है। वो कैलकुलेशन वाली दिक्कत आ रही है तुमको फिर, क्योंकि समझ में तो आते हैं तुम्हें चीज, कैलकुलेशन की सर दिक्कत इसका है। आंसर क्या है? आंसर है इसका 1.25 टाइम्स आ रहा है ना, तो ये 125%। ये से आ गया था। सी ऑप्शन है इसका आंसर, है ना? इसमें बेसिकली वो यही बोल रहा है, इनिशियल मोमेंटम पी है, फाइनल मोमेंटम कुछ और ले लो। तो 1.5 टाइम्स बता रखा है उसने ना, इनिशियल का 1.5 टाइम्स बता रखा है मोमेंटम फाइनल वाला। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो वो निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे? K1/K2 क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है? मोमेंटम के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पता यस। होना चाहिए यार, ये चीजें पता होनी चाहिए। जन डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे पूरा हाफ mv स्क्वायर, फिर मोमेंटम से रिलेशन निकालोगे, उसमें इतना टाइम लग नहीं जाएगा। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट पता होनी चाहिए ना हम लोगों को। यस। दैट काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होता है वो मोमेंटम के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। उसको यूज करो, K2 निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो। 2.25 टाइम्स आ रही है शायद इनिशियल के, है ना? वो इनिशियल में से माइनस करके फिर तो परसेंटेज निकालनी है बेटा। आप जब 2.25 को माइनस करोगे 1 में से, 2.25 के में से के को माइनस करोगे तो 1.25 ही तो आएगा। 1.25 का परसेंटेज 125% ही तो होता है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे बात समझ में आ रही है कैसे किया? ये जो आपका P2 था वो 1.5 टाइम्स P था, दे रखा है सवाल में। हाँ सर कहाँ से रखा है? बेटा, बोल रहा है ना फर्स्ट लाइन में कि मोमेंटम है बॉडी का, वो इंक्रीज हो गया है 50% से। तो जैसे कि तुम्हारी हाइट 6 फीट थी, तो तुम्हारी 6 फीट का 50% कितना होगा? 3 फीट। तो आपको अगर यस कोई सर। बोले कि आपकी हाइट का 50% इंक्रीज हो गया है आपका, तो आप ये तो बोलोगे कि पहले 6 फीट थी अब 9 फीट हो गई है, यही बोलोगे। यस सर। तो 1.5 टाइम्स ही तो हुई 6 की हुई। यस समझ? सर। ऐसी गलती अगर करिए ना, ऐसी चीजों में ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करें पिटाई होगी। ये ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात हो गई। और कैलकुलेट कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, गलत करके ओके। आए हो ना तुम ये। मैंने छोड़ा है सर ये। बहुत बढ़िया, तब समझ में आ रहा है मार्क्स क्यों नहीं आते। ऐसे सवाल नहीं छोड़ने हैं। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं यार। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, सारे सवालों का आइडिया दे रहा हूँ, मैं खुद से ही दे रहा हूँ, ठीक है? पूछ नहीं रहा मैं। सोल्यूशन देख लेना एक बार, क्योंकि जो पेपर है ना ये आज वाला, तुम्हें समझ में आ जाएगा सोल्यूशन से। मैं देख चुका हूँ पेपर पूरा। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिक्कत आए, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। टाइम की कमी है, पूरा पेपर हम सॉल्व फिर से नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक बार सभी चीजों की हिंट देते हुए और आंसर बताते हुए आगे चल रहा हूँ, ठीक है? यस सर। यस। हाँ, तो 10th क्वेश्चन किसी से सॉल्व हुआ? जल्दी से आंसर बता दो अगर आया तो। 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा डी ऑप्शन, फिर ये डी। प्रोजेक्टाइल का। हाँ, डी ऑप्शन आंसर है, प्रोजेक्टाइल का सवाल है। अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे, प्रोजेक्टाइल में करोगे, कोई भी एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में, हमने बात करी भी थी वैसे कि स्ट्रेट लाइन में जब होता है आपका पार्टिकल या कोई बॉडी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं और अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, या फिर परपेंडिकुलर हो जाते हैं जब सर्कुलर मोशन में होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। तो थीटा आपका 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है।
ये लॉजिक होता है, लॉजिक इज दिस, ठीक है। करना है इसको दोबारा सॉल्व करना। नल पॉइंट शुड बी ऑब्टेन ऑन द मीटर ब्रिज वायर टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी एट। फिर डी ऑप्शन। सेंटर पॉइंट पे देता है बेटा, ये मिडिल में देगा आपको। क्यों आपको ऐसा लगता है कि डी ऑप्शन आपका होना चाहिए? 11वें सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। जो नल पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, वो मिडिल में देगा आपको एग्जैक्ट बैलेंस ब्रिज पे। याद रख लेना अगर आप, कोई बात नहीं, ऐसी ये एक ऐसी चीजें जो आप याद भी रख सकते हो। मैक्सिमम एक्यूरेसी उसी केस में आती है। आप पुट कर भी देखोगे ना, पुट करके देखोगे ना, जो हमने मीटर ब्रिज का फॉर्मूला पढ़ा था, जो रेशियो निकालते थे ना स्टैंडर्ड और जो हमें निकालना था उसके बीच में, अननोन रेजिस्टेंस के बीच, उसमें भी अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आप पुट करके देख लेना कि कब बीच में रखते हैं तो कितना आता है, तो आपका मैक्सिमम एक्यूरेसी कभी आएगा। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप इसको याद रखें, मिडल ऑफ द वायर। 12th क्वेश्चन का क्या आंसर है? इसका आंसर है हाइट निकालनी ना इसमें, 2.2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। बुलेट को फायर किया गया है 100 मीटर से हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल जर्नी कर रही है वो 100 मीटर की, जिसकी 1500 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। इसके अलावा वर्टिकल जर्नी भी करेगी, कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगी ना, वर्टिकल जर्नी भी करेगी। तो वर्टिकल जर्नी में जितनी हाइट अचीव करी है उसमें, जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ में कितनी हाइट अचीव करी, वही तुम्हें बताना है शायद सवाल में। तो आपको पता है कि आपका जितना भी जर्नी हुआ है हॉरिजॉन्टल वाला, वो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम से। अरे हॉरिजॉन्टल वाला तो डायरेक्टली निकाल लोगे, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। भाई आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की या 2 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, और अगर एक्सेलरेशन नाम की चीज प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते कि डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी फैक्टर आ जाता है ना बेटा। यस लेकिन अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो, कोई भी रैंडम प्रोजेक्टाइल, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन जो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी जो उसकी है, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना उसने अक्वायर किया है, उसमें तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, केवल वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी का। तो आप हॉरिजॉन्टली तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। या आपको टाइम निकालना है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मतलब 100 अपॉन 1500, ठीक है, 100 अपॉन 1500। ये हॉरिजॉन्टल जर्नी का टाइम निकाला है मैंने, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हॉरिजॉन्टल जर्नी का टाइम। अब जो बुलेट है वो वर्टिकल जर्नी जो परफॉर्म करेगी वो सेम टाइम के लिए करेगी, ऐसा थोड़ी उसका टाइम अलग हो जाएगा। एक ही टाइम पे तो दोनों डायमेंशन में मोशन कर रही है। अरे बात Yes. समझ में आ रही है? आपका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा अनडाउटेडली, लेकिन टाइम तो सेम ही लग रहा है दोनों में। हॉरिजॉन्टल जर्नी और वर्टिकल जर्नी एक साथ ही चल रही है, क्योंकि Yes. अलग अलग थोड़ी चल रही है। ऐसा थोड़ी पहले हॉरिजॉन्टल चल गई, वो रेंज कवर कर ली, फिर हाइट कवर कर ली, ऐसा थोड़ी। तो वर्टिकल जर्नी के लिए क्या लगाओगे? h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। Yes, sir. और टाइम कौन सा रखोगे इसमें? जो यहाँ से निकालना है, Yes, sir. h का वैल्यू निकल के आ जाए। u 0 है, u 0 है, Yes, सवाल sir. में दिया हुआ। आगे चले, Yes, sir. इसको वेव्स पढ़ेंगे तब करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में वैसे आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो प्रोपोगेट करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, Yes, sir. बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के। तो 13वां सवाल वैसे आपको मेरे ख्याल से A पढ़ना option. चाहिए। हो गया ना सबसे Yes, Yes. sir. ये हो गया था. इजी सवाल। 13 का आंसर क्या आएगा? A option. ए ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। 14 Sir, TIR, इसका B भूल option गए? लगा. बी ऑप्शन, म्यू इज ग्रेटर देन √2, ये आपका रिलेशन बनेगा। म्यू इज ग्रेटर देन √2, ये बनेगा रिलेशन। कैसे बनेगा? TIR के केस में याद है हम करते थे sin i ग्रेटर देन sin c होना चाहिए। Yes. Yes, sir. इसको यूज कितनी बार सवाल में आ गया ये, अब तो कम से कम इसका यूजेज सीख लो यार। इसी को यूज करना था, sin i ग्रेटर देन 1/μ बन जाएगा, क्योंकि आपका क्रिटिकल एंगल जो होता है c, साइन, उसका साइन कंपोनेंट क्या होता है? 1/μ होता है। sin c इक्वल टू 1/μ। Yes, sir. डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी ये।
इसको पुट करना था बस यहाँ पे। इससे एक आपका इनइक्वालिटी बन के आएगी, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2 आंसर आएगा। कौन सा सवाल है ये? 14th क्वेश्चन। कितना आंसर है इसका? सी ऑप्शन, ये ऑप्शन। क्योंकि 1.414 होता है ना √2, उससे बड़ा एक ही Yes. ऑप्शन है। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो सर। 15वां सवाल ये हुआ। कोहेरेंट No. जब सोर्सेज होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। यस सर। तो जनरल फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का आपका, यस। I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यस सर। इसमें अगर आपको दे रखा है कि कोहेरेंट सोर्सेज है और ये वैल्यू दे रखी है I0, दे रखी है ना, सेंट्रल मैक्सिमा इज I0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? I प्लस I। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब यही होता है दोनों I है, दोनों I है। आगे ध्यान रखना, अगर दे दे ना कोहेरेंट सोर्सेज, एम्पलीट्यूड भी सेम है, ए वेवलेंथ भी लैम्डा है, एलिमिनेट द स्क्रीन। इफ सोर्सेज वर इनकोहेरेंट द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट विल बी। अब वो तुमको बोल रहा है कि अगर इनकोहेरेंट हो जाए, पहले तो कोहेरेंट लेके निकालो। कोहेरेंट लेके निकालोगे तो I प्लस I प्लस कितना आ जाएगा? 2I cos 0। यस सर। समझ में आया? सेम Yes, एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड है और कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, तो फेज का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। यस। 0, तो ये बनेगा 4I। कितना बनेगा ये? 4I। फोर ये आई। तुम्हारा मैक्सिमम है I0 का वैल्यू। ठीक है, अब इनकोहेरेंट के लिए निकालना है तो I1 प्लस I2 करके निकाल लो, I1 प्लस I2 करके निकाल लो। ठीक है, तो I1 प्लस I2 भी आपका 2I के बराबर ही आएगा, लेकिन आपको I0 के टर्म्स में चाहिए था वो। I और I0 का रिलेशनशिप तुम निकाल चुके हो, उसको यूज कर लेना। I का रिलेशनशिप आप I0 के साथ निकाल चुके हो, ये I0 इक्वल्स टू 4I। इसका आंसर बताऊं मैं क्या आएगा? आंसर वुड बी I0 by 2। डी ऑप्शन इज योर आंसर। यस सर। 16th का आंसर कितना आ रहा है? सर 40 जूल आ रहा था। 40 जूल, बहुत बढ़िया। 40 जूल इज द राइट आंसर, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? वही आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के बराबर होता है, थर्मोडायनेमिक्स का यस फर्स्ट लॉ, सर। है ना। और एसीबी और एडीपी दोनों के लिए जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है ना, वो सेम रहने वाला है। यस। दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम रहने वाला है। ठीक यस है, सर। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए निकालना है हीट, चेंज इन हीट इन एसीबी। पहले तो आप एसीबी वाले प्रोसेस में चेंज इन हीट निकालो, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होने वाला है फर्स्ट लॉ के हिसाब से। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है, इसमें दी हुई ये चीज है तुम्हें, डेल्टा क्यू की वैल्यू दी हुई है 60 जूल और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी दी हुई है 30 जूल। यस सर। पढ़ा सवाल पढ़ा? एसीबी यस में दे सर। रखा है 60 और तो डेल्टा यू निकल के आ जाएगा यार, 30 जूल आ गया। यस सर। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है क्या? यस सर। तो इस वजह से एडीबी का जो आएगा वो भी 30 जूल आएगा, जैसे हम वही बता रहे थे। आप एडीबी में भी सेम चेंज आएगा 30 जूल, क्योंकि इंटरनल, रीजन बताया मैंने, क्या रीजन है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एडीबी में भी 30 जूल आएगा। क्या चीज? डेल्टा यू। राइट, अब तुमको डेल्टा क्यू निकालना था एडीबी में, तो डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू ऐड कर दोगे उसमें। यस। 30 प्लस दे रखा है इसने 10 जूल का वर्क 10। डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। कितना आ गया ये? 40 जूल। 17वां नहीं बताऊंगा मैं, 17वें का केवल आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये होना चाहिए आपसे फोर्थ इजी। ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. माइक्रोस्कोप will decrease but that of telescope increase. ठीक है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले याद रखो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाता है. 18वां 18 सवाल. सर ये समझ नहीं आया. ए ऑप्शन. उसका बी आएगा बेटा. आपको बात कर रहा है ना ये वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में या लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालने के केस में आप कैसे निकालते हो? फॉर्मूला था इसका एक, याद आ रहा है कुछ ऐसे 1.1/1.22 या 122 ऐसा करके था कुछ. रिडबर्ग्स कांस्टेंट भी यूज करते थे, r मल्टीप्लाई बाय 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर अगर 2 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा हो तो, है ना. मतलब बेसिकली 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. हाइड्रोजन sir. स्पेक्ट्रम पढ़े, ठीक है. Yes, sir. अल्ट्रावायलेट के केस में ये यूज होता था. तुमको हो सकता है नहीं पता, कोई बात ओके. आपको ये सवाल, कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देके चले जाते हैं, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो यूज होगा तरीका वो यही होगा. 1/λ कहाँ गया, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ निकालनी ना. ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r टाइम्स 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞. ठीक है. तो आपने बेसिकली कैसे, रीजन क्या है कि जो ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से 3 पे, वो आपका प्रोड्यूस करेगा सबसे छोटी वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन में. ये इंफॉर्मेशन है. इंफ्रारेड रीजन में क्या बोला मैंने? इंफ्रारेड रीजन में जो इन्फिनिटी से 3rd नंबर पे ट्रांजिशन हो रहा है ना, उसकी Yes. वजह से सबसे छोटी वेवलेंथ आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. Okay, और sir. सबसे बड़ी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आती है 2 से 1 के ट्रांजेक्शन. ये भी लिख देता हूँ, ये दोनों चीजें याद रखना. इसके अलावा कुछ और नहीं पूछेगा. क्या क्या बताया मैंने? एक तो यूवी का बताया, अल्ट्रावायलेट का. Yes, 2 sir. से 1 में जब ट्रांजिशन करेगा तो क्या यील्ड करेगा? ये लार्जेस्ट वेवलेंथ. अच्छा. क्या करेगा? सबसे बड़ी वेवलेंथ यील्ड करेगा. और सबसे छोटी वेवलेंथ कब यील्ड करेगा? इंफ्रारेड के केस में स्मॉलेस्ट, जब वो इन्फिनिटी से 3rd पे ट्रांजिशन करेगा. एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है ना. n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन करेगा. बात सर समझ में आई? हाँ जी. सर वो अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है वो लाइमन होता है. अगर आपको लाइमन बामर पास्चन पता है तो Yes, sir. आप इस सवाल को वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो अल्ट्रा वायलेट रीजन और जो इंफ्रारेड रीजन है ना, उनके साथ में लिखा भी हुआ था ये कि कौन सा क्या होता है. अल्ट्रावायलेट रीजन और इसके साथ में लिखा हुआ था कौन सा था, जो लाइमन सीरीज होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो यूवी रीजन होती है, अल्ट्रावायलेट की होती है. Okay, sir. राइट. तो आपको इस साथ में पता, मैंने शायद बताई भी थी ये, तो Yes, sir. बताई थी. इंफ्रारेड बताओ फिर, कौन वो बताएगा? पास्चन में होता है. इंफ्रारेड कौन बताएगा फिर? सर पास्चन होता है. सिर्फ पार्शियल ब्रैकेट फंड तीनों में होते हैं. तीनों में होता है. ये एक मैंने याद है एक वो दिया था तुमको डायग्राम बना के, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ये डायग्राम. ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. आपकी जो बुक होगी ना +2 की, उसमें बना हुआ होगा ये कि पार्शियल ब्रैकेट पी फंड में तीनों में आपका इंफ्रारेड रीजन होता है. और केवल इसमें होता है अल्ट्रावायलेट, लाइमन में. लाइमन. चले आगे चले. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 19 A option. 19 तो हो गया होगा. Yes, sir. ये इस तरह का सवाल पहले भी आया है. इस तरह का सवाल पहले भी आया है. Fe जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है ना, क्योंकि उसकी हाईएस्ट होती है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. Yes, sir. ठीक है. अगले वाले का टाइम बड़ा कम बचा है. डी ऑप्शन राइट आंसर है. एक बार है Yes, ना sir. सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं सबकी जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम बचा. इसका समझ में आया डी ऑप्शन क्यों होगा? Yes, Yes. sir. आ गया. फॉरवर्ड बायसिंग की इंजंक्शन. 21st का आंसर तो ये नहीं आया. बेटा लास्ट
लास्ट बार भी आया था सेम सवाल, लिटरली सेम सवाल आया था। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, कितनी बार बताऊं ये बात। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका वैल्यू सेम ही रहने वाला है ना। सर पिछली बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था ना, इस बार स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी, तो कंफ्यूज हूँ। 21st का ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। क्या दिया था बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है ना, यस सर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो आपका मीडियम ही चेंज कर रही है एक तरह से। यस सर। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? मैं जो उसने मीडियम डाला उसकी कोई और ग्रेविटी है। रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं बेटा। ओके सर। सेम होती है, दोनों चीजें सेम है। रिलेटिव डेंसिटी ही होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, कोई भी रेफरेंस के मुकाबले हम ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं। एक ही बात, दोनों सेम चीज है, आगे से ध्यान रखना। रिलेटिव डेंसिटी ही होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, आगे चले। 22nd का आंसर ये नहीं हुआ। बी ऑप्शन। 22nd का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, ओके सर। कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ नहीं है तो कैसे होगा, यूज होगा इसमें कुछ नहीं है। जो टेंशन है आपका, सरफेस टेंशन है अपॉन 2 पाई आर, एफ अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ऐसा सवाल है ये। लिटरली इतना इजी सवाल है, सब चीजें दे भी रखी तो कितना वेट है, कितना उसका रेडियस है कैपिलरी का, इससे डायरेक्ट आंसर आया। 23rd 80 डिग्री सेल्सियस, ये भी पढ़ा हुआ नहीं। हीट प्रोड्यूस कितनी होती है? एम एस डेल्टा टी। कितनी होती है हीट प्रोड्यूस? एमएस डेल्टा। एम एस डेल्टा टी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से, या हीट ट्रांसफर इतने अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं कि जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। यस। ठीक है, आगे सवाल। हाँ ये रहा। ठीक है, लेकिन ये इनइलास्टिक है, जो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है इम्पैक्ट, उसकी वजह से हाफ होगी, पूरी नहीं होती इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक इम्पैक्ट जब होता है, तो मैंने बताया था शायद ये कि कुछ लॉस हो जाती है यस सर। है ना, तो हाफ होगी, तो ये हाफ टाइम्स हाफ mv² आएगा। ये लॉजिक था इसमें, जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो ये हुआ है। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इलास्टिक होगा तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था शायद, कोलिजन्स पढ़ा था। यस सर। इनइलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, इनइलास्टिक में हाफ हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। यस। फिर यस इसमें सर। डेल्टा टी इक्वल्स टू v² अपॉन 4s वाला भी फॉर्मूला यूज होगा ऑल्दो। ठीक, क्योंकि आपको निकालना तो राइज इन टेम्परेचर था, बट ठीक है वो अभी छोड़ दो, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, छोड़ो। तो पढ़ोगे हीट ट्रांसफर तब कर ले। ओके। आंसर बता दिया मैंने। हाँ आंसर 24th 24वां सवाल। 24वां तो हो गया होगा यार। बी फर्स्ट ऑप्शन। लो 8000 जूल आएगा। 8000 जूल मतलब 8 किलो जूल। सीधा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W निकालना था, डेल्टा Q लिख, यस। सीधे ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। सब चीजें दे रखी है, कोई चीज ऐसी नहीं जो दे नहीं रखी। 25वां सवाल में आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन तो दिखना चाहिए था, कोई भी एक ऑप्शन तो आपको दिखना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि शेल के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो -gm/r होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है शेल के अंदर, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यस सर। ठीक है, तो ये सारी शेल्स ही तो है। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पॉइंट्स डिस्कस कर रहा है ये। अब अगर हम रेफरेंस ले लेते हैं कोई भी एक चीज को, तो अंदर इनसाइड द शेल और अगर आउटसाइड द शेल हम देखें, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनसाइड द शेल तो E इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल दोनों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो -gm/r पोटेंशियल रहेगा, रहेगा। अरे खाना यस। मत। यस। लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है
उस पे क्या फर्क पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ऑप्शन डिस्कस करें ना, ए पॉइंट पे पोटेंशियल का डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताओ थर्ड वाला। बेटा। अगर ये बी से कंपेयर करने को बोल रहा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि बी से कंपेयर कर सकते हैं कैसे। स्टार्ट तो यहीं से करोगे ना, चेक करना फर्स्ट ऑप्शन से, यस है ना? नहीं करोगे? करोगे ना? करेक्ट। तो ये बात आपको पता है कि अगर आर इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और ई डिक्रीज होगा। अगर आर इंक्रीज होगा, आर कैपिटल आर नहीं है ये वो डिस्टेंस है जो आप देखते हो सेंटर से दूर, जितना दूर आप जाते जाते हो, है ना? इसकी वजह से पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। यस ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, राइट? ग्रेविटेशनल यस पोटेंशियल, तो माइनस जी एम अपॉन आर स्मॉल आर, दैट इज योर पोटेंशियल आउटसाइड द शेल। तो आर इंक्रीज हुआ तो वी भी इंक्रीज हुआ, तो इसकी वजह से ए ऑप्शन क्लियरली ये बता रहा है कि ये लेस देन बी होना चाहिए। पोटेंशियल एट ए शुड बी लेस देन बी। बी पे ज्यादा होना चाहिए ना, आर बढ़ गया है क्योंकि वहां यस सर। बी नहीं, सॉरी सेकंड ऑप्शन लिखेंगे ना, बी से तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड ऑप्शन। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए निकालने के लिए हमें जो डेटा चाहिए मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसको बाद में देखते हैं, अभी कंफ्यूजिंग भी लग रहा है ये, क्योंकि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू आएगी वो हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है पूरी। तो सी ऑप्शन देख लो, क्योंकि एक ना एक ऑप्शन और मिल गया हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन तो हमने देख लिया ना, टू, अच्छा इसमें भी आ रहा है आंसर। ए ऑप्शन किस में है? सेकंड में, ए में ही है केवल, सिर्फ फर्स्ट में ही है। तो इससे भी आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये भी समझ में आता है ना कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे सेंटर से आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो भी आपको समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल जो ए पे है, पोटेंशियल ए पे है वो बी से कम होने वाला है, इस पे ज्यादा होने वाला है, इस पे कम होने वाला है, तो इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सब चीजें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी इसका सोल्यूशन देख लेना, सोल्यूशन हम बाकी और दूसरे पॉइंट्स पे एक्सप्लेन है, आपको समझ में आ जाएगा। 26वें का क्या है? सी ऑप्शन। 26 का आंसर है -6 आई कैप। माइनस की डायरेक्शन में कैसे? -6 आई कैप का मतलब क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन नेगेटिव। सही है? नेगेटिव z। डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन मतलब 26 का आंसर डी ऑप्शन। ये क्या दिक्कत हुई बेटा इसमें? आप जब कंपोनेंट निकालोगे एक्स डायरेक्शन में ई का जब कंपोनेंट निकालोगे एक्स कंपोनेंट, तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ही तो करते हैं, यस सर आ गया। यस सर। पढ़ा हुआ। तो -6x ही तो होगा बेटा। यस सर आ गया सर। ये माइनस साइन कौन याद रखेगा? पोटेंशियल को जब भी इसका मतलब जब भी इसका डिफरेंशिएशन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, तो माइनस साइन लगाना ही है, डू नॉट फॉरगेट दिस एवर। ठीक है, ओके सर। आगे चले। यस सर। 27वां सवाल, वन आंसर है इसका, वन। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड निकालना है पहले तो। एनर्जी यस एमिटेड पर सेकंड ये आपकी होगी n टाइम्स hc अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे आपको S1 सोर्स के लिए अगर पूछ रहा है अलग से, अगर S1 सोर्स के लिए पूछ रहा है तो आप N1 लिख लो यहाँ पे। एनर्जी पर एमिटेड पर सेकंड को मैं P1 बोल, ये हो जाएगी N1 hc अपॉन लैम्डा 1। ठीक है भाई, hc अपॉन लैम्डा 1, दिस इज योर एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। S2 के लिए जब लिखोगे P2, तो ये लिखोगे N2 hc अपॉन लैम्डा 2, राइट। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि P2 अपॉन P1 जब लिखोगे रेशियो निकालना पड़ेगा ना भाई। अरे समझ यस में आ रही है? पावर का रेशियो पूछा है, P2 अपॉन P1। ठीक है, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड का रेशियो पूछ रहा है P2 अपॉन P1 का, तो वो क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये बात समझ में आती है? hc तो कट गया, क्योंकि hc तो कट गया ना ऊपर, hc वाला फैक्टर, तो इसको सॉल्व करोगे बना जाएगा 28।
सर ए नहीं, ऑप्शन आंसर, ए ऑप्शन आंसर है। इसमें आपको एफबीडी बना के उसको बस बैलेंस आउट करना था यार। एक तो लग रहा है इस पे वेट mg, और ये बोल रहा है आपको स्पेसिफिकली कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो जो चार्ज लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो माइनस क्यू ही लगेगा। इसको यस बैलेंस करना था। अब क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो ई रख देंगे, तो माइनस ई टाइम्स ई शुड बी इक्वल टू mg। दो ही तो बातें हो रही है यहाँ पे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, तो दोनों दोनों फोर्सेस हमने बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बोल भी रहा है वो बैलेंस करने के लिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है उसको। हो जाएगा सॉल्व, ये सॉल्व करूँ? यस यस सर हो जाएगा। 29th में टाइम, 29th हुआ। किरचॉफ लो यस हो सर। नीड गया टू था। अप्लाई, किरचॉफ लो यूज होगा। बाकी जिसको Yes. समझ में नहीं आया है किरचॉफ लो यूज करना है इसमें। बाकी जिसको नहीं आया समझ में, एक बार सोल्यूशन देख लेना, आ जाएगा समझ में। वैसे इजी है काफी है ना, जितना बड़ा डिफिकल्ट लगता है ना इतना होता नहीं है ये। करंट वाले जो सर्किट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना उतने होते नहीं डिफिकल्ट जितने तुम्हें लगते हैं। वो सॉल्व जरूर किया करो, एक बार ट्राई किया करो। 29 का आंसर क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर। यस सर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30th का बताओ। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो गया था ये भी। यस म्यू नॉट एन आई। यस सर। 31st का आंसर। सर ये समझ नहीं आया कौन सा ऑप्शन सही होगा। रैंडम एरर को एलिमिनेट करना है। जब रैंडम एरर की बात हो रही है ना कि रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट किया जाए, तो आपको अगर ऑब्जर्वेशन ज्यादा लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एरर्स बहुत तरह के होते हैं हमने पढ़े हुए हैं, यस लेकिन जो रैंडम एरर्स होते हैं ना स्पेसिफिकली उनको जब एलिमिनेट करने की बात आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको बस ये करना है कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ले लो और उनकी मीन वैल्यू ले लो, तो रैंडम एरर जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है कि टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फिर उनका मीन लेके यू कैन एलिमिनेट द रैंडम एरर। नाम में ही है लिखा हुआ रैंडम, कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं है, रैंडम है बस, वो एरर आ सकता है कभी भी। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन बढ़ा लो यार, है ना। कुछ कम ऑब्जर्वेशन में अगर तुम्हें एरर आ रहा है ऑब्जर्वेशन ज्यादा ले लो, रैंडमनेस कम हो जाएगी उसकी। ठीक है भाई। यस सर। 32nd का आंसर। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। यस रिपेल्ड सर। बाय मैग्नेटिक फील्ड है ना, दे आर यस सर। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो डायमैग्नेटिक इज द आंसर। 33rd भी हो गया होगा। काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आपका करंट इंक्रीज होगा तो फाई भी इंक्रीज होगा फ्लक्स। यस सर। यस। और किस तरह से इंक्रीज होता है? इंड्यूस करंट, ताकि वो अपोज कर सके बढ़ते हुए फ्लक्स को। यस सर। तो राइट हैंड रूल से फ्लक्स को डिक्रीज करना है, तो इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज। यस सर। समझ में आई बात? दोबारा बोलूं, अगर करंट बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ता है। यस सर। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका जो इंड्यूस करंट आएगा वो किस तरह से आएगा कि वो अप बढ़ते हुए फ्लक्स को। यस इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो किस तरह से आएगा? ये अपोज करे किसको? इंक्रीजिंग फ्लक्स को। यस ठीक है, तो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। राइट हैंड रूल से हम बता सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज आएगा इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कहाँ आएगा? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, यस सर। होना Yes, चाहिए sir. था ये सवाल। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 34th। ए ऑप्शन। CV इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1 रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुमने तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है ये CP माइनस CV इक्वल्स टू R यूज किया है बाय द वे हमने इसमें, यस सर। लेकिन इसको यूज क्यों करूंगा, क्यों मैं इसको पूरा डिराइव करने बैठूंगा? इतना टाइम है क्या मेरे पास? गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV लिखूं, CP माइनस CV इक्वल्स टू R लिखूं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं, तब जाके ये रिलेशन आया मेरा। इतना टाइम है क्या मेरे पास पेपर में? नहीं है ना। ये मुझे पता होना चाहिए कि CV की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 भी होती है। मेरा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं पता है तो सॉल्व कर सकते हो, इतना परेशान नहीं होना है कि सर हमें तो नहीं पता था, याद नहीं था। कोई बात, सवाल छोड़ के तो नहीं आना है, बट अगर याद रहेगा तो बेटर। 35th। 35th चाहिए हुआ। वो। 16 आंसर है इसका, 16 मीटर पर सेकेंड। SHM का सवाल
मुश्किल है, हो सकता है आपसे नहीं होता। इक्वेशन बता जाता हूँ आप। इसमें इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो ये बन रहा है आपका x इक्वल्स टू 10 साइन 2t माइनस 5 पाई बाई 6। इक्वेशन देख के एटलीस्ट सीख जाओ कि चीजें कौन कौन सी दी हुई है, उनकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो है वो 10 है यस ना। ये आपको पता, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इक्वेशंस की। वेव का इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन, ओमेगा 2 हर्ट्ज है, दिख रहा है, ओमेगा टी होता है ना, क्योंकि ओमेगा टी माइनस 5 है ना। अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इस आपका पार्टिकल का ना, जो भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल के वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको पता था तो आप सॉल्व कर सकते हो। वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओमेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, आपको दिख ही रहा है, ओमेगा 2 हर्ट्ज दे भी रखा है, एम्पलीट्यूड भी दे रखा है 10, है ना। और ये जो 6 है ना आपका, वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है सवाल में। ये डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, वो होता है ये डिस्प्लेसमेंट टी। अब ओके सारी सर चीजें देखिए, आपको जब पुट करोगे 16 आ जाएगा। 36, 36 का आंसर बताओ। 50 एम्पियर। यस सर। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर की जब बात होती है तो फॉर्मूला जो याद रखने वाली चीज है वो सबसे एक ही है, ई एस आई एस इक्वल्स टू ई पी आई पी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है भाई। अरे क्या क्या चीजें हैं ये, ई क्या है, ईएमएफ है और क्या होगा बेटा, ठीक है। ठीक है भाई, यस पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना हम इसको डिराइव करने के लिए। तो ये अगर आपको याद है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आप आराम, मतलब ट्रांसफॉर्मर के केस में आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। प्राइमरी करंट निकल जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ से, अब सब चीजें दी हुई है यस तो। सर सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो आया था यार लास्ट टाइम, 8L, 8 टाइम्स हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। अरे हाँ ना बोलो भाई, म्यू नॉट यस एन सर स्क्वायर एल, है ना। अब इसमें जो एरिया है उसको लेंथ इनटू ब्रेथ ले लो। एरिया जो है उसको क्या लो, लेंथ इनटू ब्रेथ ले लो। रेक्टेंगुलर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जनरली सर्कुलर होता है, पाई आर यस स्क्वायर आप ले रहे हो, लेकिन अब रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेथ ले लो। तो जब लीनियर डायमेंशन आपकी चेंज हो रही है, जैसे कि बढ़ रही है यहाँ पे, ट्वाइस हो गई है, तो सेल्फ इंडक्टेंस 8 टाइम्स हो जाएगा। यस सर बस समझ में आती है, लीनियर टाइम, लीनियर डायमेंशन आपकी चेंज हो रही है ना, ट्वाइस हो रही है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 डायमेंशन है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एल यस इंटू बी और फिर एल भी तो है, तो 3 डायमेंशन है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया सब, यस सर 8 गुना पड़ गया। 38 का आंसर, करंट जो है वो तो लीड करेगा पाई बाय 2 से, और वोल्टेज, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। 5 कौन सा ऑप्शन सही है सेकेंड ऑप्शन। यार? ये इंडक्टर वाली चीजें भी नहीं भूल याद कर पा रहे क्या अभी तक हम, बेसिक चीजें। वोल्टेज याद लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। यस यस सर बी ऑप्शन। यस सर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट लैग कर जाता है वोल्टेज से पाई बाय 2। यस सर करंट है वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है पाई बाय 2। ये इतना तो बेसिक चीज है जो याद रखनी चाहिए आपको। 39, टाइम पीरियड इसका 2 बी पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा होता है टाइम पीरियड दोस्तों। यस सर। यस सर निकल, तो क्या दिक्कत आ गई, ओमेगा 3 दे रखा है, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब 2.09 सेकंड। यस सर आ गया था ओमेगा, अब ये मत बोलना सर ओमेगा कैसे लिख दिया आपने 3, ये मत बोलना प्लीज ना। यहाँ से निकाला ओमेगा टी में से यस ओमेगा निकाल लिया, ठीक है। जनरल इक्वेशन आपको पता है अगर वेव की, तो उसमें से ओमेगा निकालना आसान। 40वां सवाल, ऑर्गन पाइप्स वगैरह पढ़े नहीं है तुमने, फंडामेंटल टोन वगैरह पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तब करना है इसको। आंसर बता देता हूँ, आंसर सी ऑप्शन है, पढ़ेंगे तब करना। ओके सर बिल्कुल ही आइडिया नहीं तो फिर स्किप ही करना है ना तो सवाल उसको। हाँ, अगला वाला भी नहीं हुआ होगा फिर तो, 6 पाई हो गया ईटा आर वी, हो गया था पता है ये फॉर्मूला यस पता सर था तुमको? यस सर आपने बताया था ना
हाँ, से दो तीन नोट्स बार नोट्स में भी है और दो तीन बार मैंने मॉक टेस्ट के डिस्कशंस वगैरह में भी बताया हुआ है ये फॉर्म। यस सर। तो आप अगर लिख लेते हो कोई फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, जैसे लिख लिया है अगर, तो फिर कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है बेटा, वही फायदा होता है। विस्कोसिटी दे रखी है, ईटा की वैल्यू दे रखी है ना, और पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता ही है। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.03। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.03। 0.3 में दे रखा है, क्योंकि ना यहाँ पे सब डाइन सेंटीमीटर चल रहा है, सब गेम पूरा। ये बात यस रियलाइज हो सर। रही है? पूरा गेम सेंटीमीटर का चल रहा है यहाँ पे, इसलिए 1 मीटर जो लोगे ना तुम, बी का वैल्यू 1 मीटर पर 100। सेकंड, इसको भी 100 लोगे। टाइम के साथ हमेशा सेंटीमीटर आता है। केवल ऐसा यूनिट ही याद नहीं रखनी है, सीजीएस, एमकेएस ये भी पता होना चाहिए। यस सर। इतना आइडिया होना चाहिए आपको कि डाइन में दे रखा है सब आपका ऑप्शन, तो सब कुछ सेंटीमीटर में डिस्कस हो रहा होगा, क्योंकि डाइन के साथ सेंटीमीटर आता है। ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है उसको आज पता चल गया है, आगे याद रख लेना। सर 40 उसका सेकेंड आंसर। आंसर 4.52 इंटू 10⁻³ यस सर ओके। 10⁻³ कौन सा ऑप्शन? ए ए ऑप्शन, 10⁻⁴ में दे रखा है, कोई बात नहीं। 42वां सवाल, 4F आंसर है इसका। हाँ तो ठीक है, दे रखा है इसने 4F। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, वाटर में ये हो जाएगा μ-1 अपॉन μ1 अपॉन μ2 -1 टाइम्स F। ठीक है, μ-1 अपॉन μ2 माइनस μ1 -1 टाइम्स F, ये हो जाएगा आपका नया फोकल लेंथ। ये क्या आंसर आ रहा है 42 का? सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। फॉर्मूला एक्चुअली आपको पता नहीं है ना, क्योंकि पता है क्या फॉर्मूला ये? सर जब आपके ऊपर वाले का है सी ऑप्शन। ओ सॉरी सॉरी, माय बैड इधर लगा दिया मैंने जल्दबाजी में। सी ऑप्शन असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। रीजन क्योंकि बोल रहा है ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द लाइट ऑफ, मतलब सॉरी ये तो आपका स्टेटमेंट है, बट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा थोड़ी ना आधा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिचुएशन पर डिपेंड कर जाएगा, हमेशा थोड़ी आधा होता है क्या? नो सर। ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वही एक्सेप्शन है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया है आपका, 4F हो यस। गया है, एफ है ना, आपने क्योंकि दूसरे मीडियम में डिप किया है इसको। ये फॉर्मूला दिखाया हुआ है नोट्स में, इसको पढ़ लेना एक बार, जो मैंने अभी बताया, नोट सोल्यूशन में भी दिया हुआ है। ठीक है, 43rd बी ऑप्शन। यस सर। 43rd हुआ किसी से? 43वां सवाल हुआ किसी से? 43rd एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन 90 डिग्री होता है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच। सर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मींस प्रोपगेशन, जिस वे दैट दिस डायरेक्शन होगी। हाँ, पोलराइज कहा, प्रोपोगेशन ही हुआ एक तरह से। ठीक है, प्रोपोगेट जहाँ हो रही है, और वाइब्रेशन तो पता ही है आप लोगों को। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। थ्योरी होती है ना, कुछ चीजें जो याद रखनी होती है, दिस इज वन ऑफ दैट। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ ना यहाँ पे, रिमेंबर। सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत है, इसको याद रखने की। 44वां सवाल और 45वां सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। सर डी आ रहा है। जल्दी से आंसर बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। दोनों का बता दो एक साथ ही, 44 और 45 दोनों। डी और ए। 45 डी और ए आंसर है इसका। इसका है डी, इसका है ए। ये तो हो गया Yes. होगा बहुत इजीली। 45 Yes, में तो sir. नहीं पूछोगे ना सर कैसे आ गया ए। नो और सर। इसमें मैंने 44 में मैंने कितनी बार बोला है बेटा, आप लॉजिक गेट में नहीं अगर समझ में आ रहे फॉर्मूले तो पुट करके देखो ना। आपने किसी ने देखा पुट करके? ओपन भी है पुट करके। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, आपकी इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो बनेगी कि आपका जो आउटपुट आएगा ना, वो 1 आएगा दोनों केस में। कब? जब आप सारे Yes. ऑप्शन को 0 रख दो, है ना, या फिर आप पुट करके देख रहे हो 1 1, तो उसमें ए और बी में, और इसमें आप पुट करके देख रहे हो सी वाले में पुट करके देख रहे हो आप 0। ठीक है, तो आपके दोनों केस में 1 बनेंगे, दोनों ही केस में आपका 1 बनेगा। बोल भी रहा है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 एंड ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 और सी इक्वल्स टू 0। ये दोनों केसेस आपको पुट करके देखना। फर्स्ट वाला कौन सा गेट है भाई? और गेट है, और गेट।
सेकंड वाला कौन सा गेट है? NAND. एन एंड दोनों को यूज करना आता है आप लोग? Yes, sir. इसका तो a प्लस बी बन जाता है फॉर्मूला, a प्लस बी बनता है ना? Yes. अरे कोई Yes. बोलेगा, हाँ ना बोलेगा। और एनएनडी गेट का क्या बनता है? So A plus B का whole bar. इसमें मतलब से कंफ्यूज क्यों हो? सही बोल, ए डॉट बी का बार, पूरे बार। दोनों को यूज करो यार, मेरे ख्याल से कर पाओगे आप। ए डॉट Yes. बी में आपका वन आंसर तभी आएगा जब दोनों जीरो बन जाए, तो दोनों जीरो बन जाएंगे, अगर एक भी जीरो होगा तो ठीक है। ये बाहर ले रहे हो ना, तो डी ऑप्शन आंसर है। हाँ भाई, किसी को और कोई समस्या आज के पेपर में? पूरा पेपर डिस्कस हो गया आज। Yes, sir. करो प्रैक्टिस दोबारा पेपर की, इसकी भी मैं सोल्यूशन में भेज दूंगा, देख लेना। Okay. कुछ आता है तो बताना फिर, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, Yes. गुड नाइट। Bye, Bye. sir.